चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एएनएम, जीएनएम, सीएचओ और जो एम्स के थ्रू एएनएम, एमपीएचडब्ल्यू के एग्ज़ाम होने उन सभी स्पेशली एएनएम, एमपीएचडब्ल्यू एग्ज़ाम पे फोकस्ड करते हुए आज की क्लास है जो हमारी ऑल ओवर जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग रहने वाली है। एक और चीज़ कि जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हुए हैं मैं उनको बता दूं कि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं और डाउट हैं कि क्या जो मेडिकल नर्सेज आपकी तीनों बुक आई हैं एमसीक्यू बेस्ड या थ्योरी बेस्ड। तो मैं बता दूं कि तीनों बुक एमसीक्यू बेस्ड होने के साथ साथ आपके जो की पॉइंट्स रहते हैं, गोल्डन पॉइंट्स हैं, वन लाइनर हैं, जो वैल्यूज़ हैं, तो वो सभी चीज़ें बुक्स में आपको ऐड करके दी गई हैं। तो जो भी लोग इन बुक्स को ऑर्डर करना चाहते हैं आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। स्पेशली जो भी लोग बुक्स को डायरेक्ट ऑर्डर करना चाहते हैं उनको कंपेयर टू फ्लिपकार्ट के ज़्यादा डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो आप लोग बुक है जो ऑर्डर कर सकते हैं। चाहे वो आपकी एएनएम की बुक हो, सीएचओ की बुक हो या फिर रेलवे की बुक हो, तीनों बुक्स में आपको बम्पर डिस्काउंट दिए जा रहे हैं स्पेशली डायरेक्ट ऑर्डर करने वालों को। फ्लिपकार्ट पे मैं आपको प्राइस है जो ज़्यादा डिडक्ट इसलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि वहाँ पर जो चार्जेस वगैरह हैं वो मुझे भी पे करने होते हैं एक्स्ट्रा। इसलिए जो भी लोग डायरेक्ट बुक्स को ऑर्डर करना चाहते हैं आप लोग डायरेक्ट यदि बुक ऑर्डर करते हैं तो आपको सभी बुक में है जो 25 और 30% तक है जो डिस्काउंट दिया जाएगा। फॉर्मेट पे रहेगी हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट पे, जिससे आपको समझना इजी रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि आप बुक्स को यदि डायरेक्ट ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको बुक है जो कैसे ऑर्डर करनी है, साथ ही साथ आपको क्या डिस्काउंट दिए जाएंगे। तो सबसे पहले जो भी लोग बुक को डायरेक्ट ऑर्डर करना चाहते हैं आप मुझे मेरा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पर आप मुझे कांटेक्ट है जो कर सकते हैं। तो जो भी लोग बुक ऑर्डर करना चाहते हैं कर सकते हैं, चाहे आप एएनएम का एग्ज़ाम दे रहे हो, सीएचओ का दे रहे हो या स्टेट लेवल स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम दे रहे हो, बुक आपको सब में हेल्पफुल होंगी। हम बात करेंगे सबसे पहले जो आरआरबी की, क्योंकि एक्सपेक्टेड डेट है जो इसकी कहा जा रहा है, एक्सपेक्टेड डेट है जो एग्ज़ाम के लिए वो आपकी मार्च 2025 मतलब कि आपका नेक्स्ट मंथ है जो एग्ज़ाम हो सकता है। तो इसकी जो बुक है आपको अभी रिसेंट में यदि हम बात करें तो 299 रुपीज़ में अवेलेबल है स्पेशली फॉर डायरेक्ट ऑर्डर वालों के लिए। तो आप लोग ये बुक है जो ऑर्डर कर सकते हैं। दूसरी बुक आई है जो हमारी सीएचओ एंड एनएचएम की बुक है, कंप्लीट गाइड फॉर एनएचएम एंड सीएचओ। ये बुक आप सभी के लिए जो भी लोग बुक को डायरेक्ट ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बुक है जो स्पेशली डायरेक्ट ऑर्डर वालों को जो व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर करते हैं उनको बुक है जो ओनली 550 रुपीज़ में अवेलेबल है। आप लोग इस बुक को भी ऑर्डर कर सकते हैं। इस बुक की खासियत ये है कि आपको 55 पेपर है एनएचएम सीएचओ के, साथ में आपके एज पर योर सिलेबस है जो मॉडल पेपर है। तो रेलवे और सीएचओ की ये दोनों बुक इंग्लिश में हैं। मैं आपको ये चीज़ें क्लियर इसलिए कर दे रही हूँ क्योंकि आप लोग जब भी मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं तो आपके ये वाले डाउट सबसे ज़्यादा होते हैं। हम बात करेंगे जो हमारी एएनएम, जीएनएम, एमपीएचडब्ल्यू बुक है, ये हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों फॉर्मेट पर है। तो जो भी लोग बुक ऑर्डर करना चाहते हैं आप लोग इस बुक को भी ऑर्डर कर सकते हैं। इस बुक की खासियत ये है कि आपको इसमें 35 एएनएम, एमपीएचडब्ल्यू के पेपर हैं अलग अलग स्टेट के, एंड एज पर सिलेबस जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी है। क्लियर, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, साथ में आपके एनएचएम प्रोग्राम्स हैं, हेल्थ एजेंसीज हैं और यहाँ पर की पॉइंट्स हैं आपको, साथ ही साथ आपके जितने भी सीएचसी, पीएचसी और सब सेंटर का जो भी आपको टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है वो भी आपको दी गई है। स्पेशली इन एएनएम की बुक की ये बात कर रहे हैं हम, तो एएनएम की बुक में बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया गया है जो हम फर्स्ट बुक में चाहते हैं। अभी रिसेंट में स्पेशली इस बुक की जो लिमिटेड कॉपीज़ मैंने प्रिंट कराई थी जिसमें से बहुत सारी ऑलरेडी जा चुकी हैं। तो जो भी लोग ऑर्डर करना चाहते हैं ऑर्डर कर सकते हैं। आपको ये वाली बुक है जो स्पेशली एएनएम की बुक है, इसका एमआरपी है जो 599 है, बट जो लोग डायरेक्ट बुक ऑर्डर करते हैं तो उनको ओनली 450 रुपीज़ में बुक है जो आपको अवेलेबल करवाई जाएगी, जिसमें जो डिलीवरी चार्जेस वगैरह होंगे वो मैं पे करूँगी। तो जो भी लोग इन बुक्स को ऑर्डर करना चाहते हैं आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि इन फाइनल प्राइजेस के बाद आप है जो ज़बरदस्ती हम एक तरीके से कहेंगे उस तरीके की बार्गेनिंग ना करें, क्योंकि इससे है जो कम नहीं हो पाएगा कुछ भी, क्योंकि प्रिंटिंग चार्ज नाउअडेज बहुत ज़्यादा है और सभी बुक्स हैं जो 75 जीएसएम पेज पे है प्रिंट कराई गई हैं।
75 GSM पेज पे, और साथ में A4 साइज पेज यहाँ पे आपको यूज़ किया गया। तो बुक की साइज़ है जो बड़ी ही होगी। आपकी जो A&M की बुक है मोर देन 285 और 90 पेजेस की है, तो जिसमें आपका बहुत सारी चीज़ें जो कवर हो जाएंगी। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ वाइटल साइन इन द क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो जब भी हमारे शरीर के वाइटल साइन की बात करी जाए तो जो वाइटल साइन हम चेक करते हैं उनमें से कौन सा वाइटल साइन नहीं है। ऑप्शन में आपको क्या क्या दिया गया है, पल्स रेट, बॉडी टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट और स्किन कलर। किसको है जो हम वाइटल साइन के तौर पे कंसीडर नहीं करेंगे, इनमें से वाइटल साइन कौन सा नहीं है। पल्स रेट है, सबको पता है। नॉर्मल एडल्ट की बात करें हम तो 72 है जो बीट पर मिनट होगी। बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। रेस्पिरेटरी रेट है 16 से 20 तक है जो। अब यहाँ पर स्किन कलर है, क्या है, जो स्किन कलर है आपका किसमें नहीं आएगा, वो नहीं आएगा आपका जो वाइटल साइन है इस कैटेगरी में। किसमें, स्किन कलर है जो आपके वाइटल साइन में नहीं कंसीडर होंगे। क्लियर। तो स्किन कलर वाइटल साइन में नहीं आएगा। आपका बीपी हो गया, पल्स हो गया, बॉडी टेम्परेचर हो गया, रेस्पिरेटरी रेट हो गया, पेन हो गया, इन सबको वाइटल साइन में जो कंसीडर किया जाता है, लेकिन स्किन कलर को कंसीडर नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो इस तरीके के आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन जो भी लोग A&M की बुक स्पेशली लेते हैं उनको इस तरीके से सभी क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। CHO की RRB की बुक में भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे प्रॉपरली ऐड किए गए हैं, बट आपको जो CHO NHM की बुक इंग्लिश फॉर्मेट में, बट जो A&M की है आपको इसी तरीके से मिलेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन नर्सिंग इन इंडिया। तो भारत में नर्सिंग पर बड़ा प्रभाव डालने वाली पहली महिला कौन थी। मदर टेरेसा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इंदिरा गांधी या फिर एनी बेसेंट। नर्सिंग के क्षेत्र में यहाँ पे कहा गया है कि पहली महिला कौन थी जिन्होंने यहाँ पर क्या किया है नर्सिंग के लिए। तो नर्सिंग की जब भी बात करी जाए तो नर्सिंग के रिगार्डिंग आपको यदि क्वेश्चन हो तो वो होता है हमेशा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्या है, फादर मदर दोनों नर्सिंग की कौन कहलाती हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इटली में। यदि बात करें कब, तो 12 मई 1820 को, 12 मई को, जो हम हर साल इंटरनेशनल नर्सेस डे सेलिब्रेट करते हैं, इन्हीं के बर्थडे के दिन है जो हम सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर 12 मई है, जो 12 मई है जो हम हर साल क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल नर्सेस डे। और यही है जो पहली महिला है जिनका एक अलग प्रभाव पड़ा था नर्सिंग के फील्ड को लेके। तो यहाँ पर कौन हो गई, वो हो गई फ्लोरेंस नाइटिंगेल। जन्म हुआ था इटली में 12 मई 1980 को। नेक्स्ट वन इज, और इनकी जो डेथ हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, लंदन में। डेथ पूछे तो लंदन में, जन्म हुआ था इटली में, इटली के फ्लोरेंस शहर में। नेक्स्ट वन इज, which of the following category of nurses provides services on the reproductive child health program। तो यहाँ पे देखिए कौन सी कैटेगरी में जो नर्सेस हैं किस रिप्रोडक्टिव प्रोग्राम के, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम मतलब RCH के किस फील्ड में अपना है जो एक तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी। इंडस्ट्रियल नर्सेस, टीचिंग नर्सेस, कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस या फिर डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग। कौन सी नर्सिंग वाले हैं जो RCH प्रोग्राम में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो इंडस्ट्रियल वाले तो नहीं होंगे। यहाँ पर इंडस्ट्रियल वालों का काम कहाँ पे होगा, जो इंडस्ट्रीज हैं, जो कंपनीज हैं वहाँ पर। टीचिंग नर्सेस हॉस्पिटल में होंगी, बट स्पेशली फॉर RCH प्रोग्राम। तो RCH प्रोग्राम के लिए होंगी कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस। क्या होंगी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सेस का है जो यहाँ पे मेन काम रहेगा। किसको, RCH प्रोग्राम हो गए, MCH प्रोग्राम सर्विसेज हो गई, उन सब के लिए। नेक्स्ट वन इज, द फर्स्ट स्टेट लेवल नर्सिंग काउंसिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। तो पहला है जो स्टेट लेवल नर्सिंग काउंसिल है, इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी, किस राज्य में हुई थी। फर्स्ट स्टेट दिल्ली, तमिलनाडु, केरला या फिर मिजोरम। तो यदि हम सबसे पहले नर्सिंग स्कूल की जो बात करें, फर्स्ट नर्सिंग स्कूल है जो कहाँ पे खुला था, वो था हमारा मद्रास, मतलब कि चेन्नई की बात करें तो
नावाडेस मद्रास के जो चेन्नई का पुराना नाम है। तो यहाँ पर पहले नर्सिंग काउंसिल की स्थापना भी स्टेट लेवल नर्सिंग काउंसिल की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। यदि हम बात करें तो ये जो पहला नर्सिंग स्कूल भी है वो कब खुला था? 1871 में मद्रास और तमिलनाडु में, जहाँ पर शुरुआत की गई थी 6 महीने के नर्सिंग डिप्लोमा से, जो कि 4 स्टूडेंट बस उस टाइम पे एडमिशन लिए थे। कितने? 4 स्टूडेंट बस यहाँ पे एडमिशन लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको यहाँ पर TNAI, SNAI, INC ये सब एग्जाम में आएंगे, तो यहाँ पे आपको सभी चीज़ें पढ़ के रेडी रहना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित कीटाणु शोधन यंत्र में कौन सा अपने कार्य में एक प्रेशर कुकर के सिद्धांत का अनुकरण करता है? तो यहाँ पर जो स्टरलाइजेशन डिवाइस है और इसका जो प्रिंसिपल है काम करने का, वो एज अ प्रेशर कुकर है, जिसपे आप चावल बनाते हैं, दाल बनाते हैं, वही प्रेशर कुकर। तो उसके बेस पर है जो प्रिंसिपल है यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, वो कौन सा है? ऑप्शन में है ऑटोक्लेविंग, हॉट एयर ओवन, इंस्पिसेटर या फिर पास्चराइजर। तो इनमें से कौन सा है जो यहाँ पर एज अ प्रेशर कुकर की तरह काम करेगी डिवाइस? वो होता है ऑटोक्लेविंग। और हॉस्पिटल में जो बेस्ट मेथड अपनाई जाती है स्टरलाइजेशन के लिए वो होती है क्या? ऑटोक्लेविंग। क्या होती है? ऑटोक्लेविंग बेस्ट मेथड होती है। इसका एग्जाम में आपको प्रेशर और ड्यूरेशन पूछा जाता है। तो 15 से 20 मिनट तक 121 PSI है जो यहाँ पर इसका प्रेशर कंसीडर किया जाता है। अब ये डिपेंड करता है ऑटोक्लेविंग के थ्रू आप किस चीज़ का स्टरलाइजेशन कर रहे हैं। और एक ऐसी सिंगल मेथड है जिसमें जो जर्म्स हैं, स्पोर्स हैं, जो भी बैक्टीरिया वायरस हैं, उनके जो स्पोर्स हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। अदर देन चाहे हॉट एयर ओवन कर लो, कुछ भी कर लो, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके स्पेशली स्पोर्स हैं जो ख़त्म नहीं होते हैं, वो ओनली किस में होते हैं? ऑटोक्लेविंग में। नेक्स्ट वन इज असेप्सिस इज द मेथड यूज्ड इन द हॉस्पिटल फॉर। तो असेप्सिस जो कि एक मेथड है, अपूतिता विधि, जो कि किसके लिए इस्तेमाल की जाती है हॉस्पिटल में? ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर के लिए, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड स्टरलाइजेशन के लिए, मतलब संक्रमण नियंत्रण या फिर नसबंदी के लिए, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट या फिर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर। असेप्सिस का मतलब होता है फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन। फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से फ्री होना। तो वो होगा किस में जाएगा आपका? स्टरलाइजेशन और इन्फेक्शन कंट्रोल में। यहाँ पर संक्रमण नियंत्रण ही होगा, नसबंदी नहीं होगी। जो नसबंदी है यहाँ पर वो स्टरलाइजेशन, उसको भी कहा जाता है परमानेंट स्टरलाइजेशन। लेकिन यहाँ पर जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, यदि आपका पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में है, तो आप यदि क्वेश्चन में कंफ्यूज हो तो हमेशा इंग्लिश को आप प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि जब आप यदि ऑब्जेक्शन वगैरह भी लगाएंगे किसी भी नर्सिंग एग्जाम में तो आपको प्रेफरेंस दी जाती है इंग्लिश वाले पर। तो यहाँ पर इन्फेक्शन कंट्रोल और स्टरलाइजेशन के लिए असेप्सिस टेक्निक है जो हॉस्पिटल्स में अपनाई जाती है। नेक्स्ट वन इज द हॉस्पिटल वेस्ट आर डिस्पोज्ड ऑफ बाय अ मेथड कॉल्ड। तो हॉस्पिटल का जो कचरा है, यहाँ पर हॉस्पिटल का कचरा ही हम कहेंगे, तो हॉस्पिटल का वेस्ट है किस मेथड के थ्रू डिस्पोज किया जाता है? इंस्पिसेशन, इंसिनरेशन, ऑटोक्लेविंग या फिर सिंपल बर्निंग। तो हॉस्पिटल वेस्ट को हमेशा, हॉस्पिटल वेस्ट को जो पूरा वेस्ट है स्टरलाइजेशन के लिए तो आप ऑटोक्लेविंग यूज़ कर लेंगे। सिंपल बर्निंग के थ्रू यदि आप जलाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस भी होंगे, जो केमिकल मेडिकेशन वगैरह है उनके धुएं से और प्रॉब्लम भी होगी। यहाँ पर होती है हॉस्पिटल वेस्ट को डिस्पोज करने की बेस्ट मेथड इंसिनरेशन, मतलब कि भस्मीकरण। यदि अब आपको एग्जाम में एनाटॉमिकल पार्ट का पूछ लें किस तरीके से डिस्पोज कर सकते हैं, तो ओनली इंसिनरेशन मेथड के थ्रू। किसके थ्रू? ओनली इंसिनरेशन। बर्निंग या फिर ऑटोक्लेविंग, ऑटोक्लेविंग से आप स्टरलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डिस्पोज नहीं कर सकते वेस्ट को। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द मेडिकल केस हिस्ट्री। तो इनमें से मेडिकल केस हिस्ट्री में एसेंशियल घटक कौन से नहीं है? हैबिट्स ऑफ द पेशेंट, हॉबीज ऑफ द पेशेंट, पास्ट हिस्ट्री या फिर ड्रग हिस्ट्री। यदि लेट से आप किसी मरीज की हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर
कौन से कंपोनेंट ज़रूरी नहीं है। मरीज की क्या आदतें हैं वो जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ज़रूरी आपको इसलिए है कि मरीज तंबाकू, खैनी या सिगरेट वगैरह का हैबिचुअल तो नहीं है। हॉबीज़ है जो पेशेंट के शौक़ हैं, हॉबीज़ आप इसेंशियल कंपोनेंट में नहीं आएंगे। फिर पास्ट हिस्ट्री बिल्कुल ज़रूरी है आपको जानना कि उसकी प्रीवियस कोई सर्जरी वगैरह हुई है या उसको कुछ एलर्जी वगैरह रही है, तो वो सब। ड्रग हिस्ट्री, कौन सी मेडिकेशन लेता है, बीपी के लिए दवाई लेता है कि शुगर के लिए लेता है, सब कुछ किसी मेडिकल केस में जानने के लिए ज़रूरी है, सिवाय हॉबीज़ को छोड़कर। कि मरीज़ किस तरीके के शौक़ पाले हैं वो आपको प्रेजेंट में उतना ज़रूरी नहीं है कंपेयर टू पेशेंट की हैबिट्स आपको पता होना चाहिए, हिस्ट्री पता होना चाहिए, प्रीवियस हिस्ट्री और पास्ट हिस्ट्री, और ड्रग हिस्ट्री की किसी भी तरीके की मेडिकेशन वगैरह तो नहीं लेता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द प्रोसेस विच डीएक्टिवेट्स द माइक्रोब्स बट डज नॉट किल देम इज नोन एज। ये हमने जस्ट अभी पढ़ा है कि इनमें से एक मेथड ऐसी है जिसके थ्रू माइक्रोब्स के जो स्पोर हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है कि ऐसी मेथड माइक्रोब्स को डीएक्टिवेट कर देगी, मतलब वो निष्क्रिय करने का काम करेगी लेकिन उनको मारेगी नहीं। तो वो क्या है, स्टरलाइजेशन, सैनिटाइजेशन, डिसइंफेक्शन है, फिर ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग में तो भाई ये ख़त्म हो जाएंगे सभी, स्टरलाइजेशन में भी हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये होगी कीटाणु शोधन, मतलब डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन मेथड में माइक्रोब्स जो बीमारी क्रिएट कर रहे हैं, फैला रहे हैं, उनको हम डीएक्टिवेट कर देंगे, लेकिन उनको मारने का काम इस प्रोसेस में नहीं हो पाएगा। वो स्टरलाइजेशन में हो सकता है, साथ ही साथ ऑटोक्लेविंग में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर डिसइंफेक्शन में नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस एक्ट एज एन इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट। तो इनमें से कौन सी गैस है जो एक कीटाणु शोधन के तौर पे काम करती है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन या फिर सल्फर। तो यहाँ पर कौन सी गैस है जिसको यहाँ पर एज अ डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं हम, तो वो होती है क्या, क्लोरीन। क्या होती है, क्लोरीन कह सकते हैं आप। यदि फॉर्मेल्डिहाइड है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज़ यूज्ड इन स्टरलाइजेशन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट। तो बहुत सारे जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए कौन सी गैस का यूज़ किया जाता है, इथिलीन ऑक्साइड, मिथिलीन ऑक्साइड, मीथेन या फिर ईथेन गैस। तो मेडिकल इक्विपमेंट्स जैसे आपके पपेट्स वगैरह हो गए, कोई भी ट्यूब्स वगैरह हो गई, तो सब उनको स्टरलाइज करने के लिए है जो गैस अपना सकते हैं हम, वो क्या होगी यहाँ पर, इथिलीन ऑक्साइड गैस। क्या है, इथिलीन ऑक्साइड गैस। नेक्स्ट वन, द रिडक्शन इन द रेसिडुअल क्लोरीन ड्यू टू द रिडक्शन इन इज नोन एज। तो यहाँ पर रेसिडुअल क्लोरीन का रिडक्शन करना, क्लोरामाइन में यहाँ पर क्या है, क्लोरामाइन में कमी के कारण शेष क्लोरीन में कमी को किस रूप में जाना जाता है। देखिए यहाँ पर रेसिडुअल क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, किसके कारण, क्लोरामाइन रिडक्शन के कारण। ये प्रोसेस क्या है, क्लोरीनेशन। इसमें तो ऐड करना हो जाएगा एक क्लोरीनेशन, क्लोरामिनेशन, रिडक्शन या फिर ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। क्या होगी है, जिसमें क्लोरीन, रेसिडुअल क्लोरीन रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है, किसके कारण, क्लोरामाइन रिडक्शन के कारण कम हो रही है। तो क्लोरीनेशन नहीं हो, क्लोरीनेशन में ऐड करना होगा, क्लोरीनेशन में ऐड हो रहा है वो कहलाएगा क्लोरामिनेशन। क्या है, यह क्लोरामिनेशन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट इन हॉस्पिटल। तो इनमें से क्या है, इनमें से क्या है जो हम अस्पतालों में एज ए कीटाणुनाशक के तौर पर, डिसइंफेक्टेंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सोडियम हाइपोक्लोराइड किया जाता है, EDTA, फॉर्मेल्डिहाइड किए जाते, लेकिन 100% एल्कोहल हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्या है, 100% हम एल्कोहल यूज़ नहीं कर सकती हैं। जो डिसइंफेक्टेंट के लिए स्टरलाइजर वगैरह होते हैं उसमें भी बहुत मिनिमल अमाउंट में जो एल्कोहल रहता है, लेकिन यहाँ पर 100% एल्कोहल का इस्तेमाल हम हॉस्पिटल डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे कहा गया है आपको, हिस्टेरेक्टोमी क्या है, व्हाट इज़ द हिस्टेरेक्टोमी।
सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरीज, सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस, सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूरेटर्स या फिर सर्जिकल रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो हिस्टेरेक्टोमी क्या कहलाएगा? हिस्टेरेक्टोमी हमने पढ़ा है, बहुत पढ़ा है। हिस्टेरेक्टोमी का मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। सर्जरी के थ्रू यदि यूट्रस में कुछ फाइब्रॉइड्स हो या नॉन कैंसर ग्रोथ हो रही हो या बहुत ज़्यादा DUB की कंडीशन हो, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो रही हो या कुछ और ऐसी कंडीशन हो जिसको जो ट्रीटेबल नहीं, ओनली सर्जरी उसका उपाय है, तो वो क्या कहलाएगा? सर्जिकल रिमूवल ऑफ द यूट्रस, दैट मीन्स हिस्टेरेक्टोमी। नेक्स्ट वन, the National Environment Engineering Research Institute is located in NEERI, नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? नई दिल्ली में, कोलकाता में, नागपुर में कि हैदराबाद में? ये जो यहाँ पर रिसर्च सेंटर है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, ये है नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर शहर में। नेक्स्ट वन, यहाँ पर आपको जो आपके स्पेशली हेल्थ के रिगार्डिंग या जो नेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह है वो सब, या तो न्यूट्रिशन, नेशनल न्यूट्रिशन कहाँ पर है इंस्टीट्यूट, या फिर निम्हांस कहाँ पर है, या आपको जो स्पेसिफिक आपके नर्सिंग में पूछे जाती है किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट को लेके जो फेमस है आपकी नर्सिंग में, तो वो यहाँ पे आपको आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, नालगोंडा टेक्निक इज़ अ मेथड ऑफ। तो नालगोंडा टेक्निक किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? वाटर फ्लोरिडेशन के लिए, फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर के लिए, स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर के लिए, या फिर डीफ्लोरिनेशन ऑफ वाटर के लिए? किसके लिए नालगोंडा मेथड है जो अपनाई जाती है? हमने पहले भी पढ़ा है। पानी में यदि फ्लोराइड का अमाउंट ज़्यादा है, क्या है, जो आप पानी पीते हैं उसमें फ्लोराइड का अमाउंट ज़्यादा है, तब नालगोंडा टेक्निक अपना के उस पानी को डीफ्लोरिनेट किया जाता है, मतलब पानी का डीफ्लोरिडेशन यहाँ पे किया जाएगा। पानी में जो एक्स्ट्रा फ्लोराइड का अमाउंट है उसको यहाँ पे अलग किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट वन, नालगोंडा टेक्निक एग्जाम में आई हुई है। और नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेलमिंथ विच मेक्स द ड्रिंकिंग वाटर अनसेफ। तो इनमें से कौन सा पेट का कीड़ा नहीं है जो पीने के पानी को असुरक्षित बना देता है? यहाँ पर देखिए, ऐसा कौन सा पेट का कीड़ा नहीं है जो पीने के पानी को असुरक्षित बना देता है? अर्थवॉर्म मतलब केंचुए, गियोनिया वॉर्म, राउंड वॉर्म, फ्लैट वॉर्म। फ्लैट वॉर्म, राउंड वॉर्म, गियोनिया वॉर्म, ये तीनों हैं जो अपने लिए हेलमेंथीज हैं जो डिसीज कॉज कर सकते हैं। बट अर्थवॉर्म, केंचुए हैं जो पीने के पानी को है जो अनसेफ नहीं कर सकते। इवन जो अर्थवॉर्म है इनको फार्मर्स का दोस्त भी कहा जाता है, मिट्टी को भुरभुरा बनाने का काम करते हैं। पीने के एक तो ये पेट के कीड़े नहीं है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है पेट का कीड़ा नहीं है। पेट का कीड़ा तो यहाँ पर अर्थवॉर्म ही नहीं है क्योंकि मिट्टी में रहेगा। नेक्स्ट वन इज, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द नेशनल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम इन द ईयर। भारत सरकार ने किस वर्ष में है जो राष्ट्रीय जल आपूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम का शुभारंभ किया था? तो ये काम किया था भारत सरकार ने 1954 में। कब? 1954 में। 1952-53 में आया था हमारा 1952 में आया था फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। भारत है जो एक पहला देश बन गया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को लाने वाला, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लाने वाला। तो यहाँ पर भारत सरकार ने है जो राष्ट्रीय जल आपूर्ति और स्वच्छता कार्यक्रम का शुभारंभ किया था 1954 में। कब? 1954 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिसीज इन अ कम्युनिटी इज नोन एज। किसी भी समुदाय में बीमारी के वितरण मतलब फैलना और उसके जो डिटर्मिनेंट्स हैं उनकी स्टडी करना किस नाम से जाने जाते हैं? एटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, एपिडेमियोलॉजी या फिर एंडेमोलॉजी? किस नाम से जाने जाते हैं? कोई भी डिसीज़ यदि होती है किसी भी कम्युनिटी में तो उसके जो रीज़न है, किस सोर्स से हुई, वो सब चीज़ें क्या कहलाएंगी? रीज़न, ओनली रीज़न होता तो आप कहते एटियोलॉजी और कॉज। लेकिन यहाँ पर कैसे फैली, किस तरीके से हुई, वो सब की स्टडी करना क्या कहलाता है?
एपिडेमियोलॉजी। क्या है? एपिडेमियोलॉजी। इसके जो 3 ट्रायड हैं वो एग्जाम में आते हैं, वो होता है एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंट। ये आपको एग्जाम में ज़रूर आता है, तो याद रखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, द डिसीज विच इज कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट एंड वाइडली स्प्रेड इन अ कम्युनिटी इज नोन एज। तो कौन सी बीमारी है जो लगातार बड़े पैमाने पर फैल रही है, उसे क्या कहेंगे? एंडेमिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक या फिर स्पोरेडिक। यदि कोई बीमारी एक ही कम्युनिटी में है और वहीं बस फैल रही है तो क्या है? ये कहलाएगा एपिडेमिक। क्या कहलाएगा? एपिडेमिक। पेंडेमिक तो जब पूरे वर्ल्ड वाइड फैलती है, यहाँ पर ओनली इन कम्युनिटी की बात की जा रही है। कहाँ की? कम्युनिटी की बस। तो ये क्या है? एपिडेमिक। नेक्स्ट वन, द डिसीज विच इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर रीजन इज एरिया इज नोन एज। अब देखिए यहाँ पर एक जो बीमारी थी, क्या कहा? कम्युनिटी में बस हुई है, तो वो हो गई एपिडेमिक। और आफ्टर द एपिडेमिक फैलती है तो यहाँ पर क्या कहलाएगा? एक रोग जो एक विशेष क्षेत्र स्थान तक की सीमित है, पर्टिकुलर रीजन में। यदि किसी गांव में कोई बीमारी फैली तो वहीं तक है, किसी दूसरे गांव को अपनी चपेट में नहीं लेगी, तो वो कहलाती है क्या? एंडेमिक। क्या है? एंडेमिक। जैसे किसी पर्टिकुलर गांव में ओनली किसी या फिर एक सोसाइटी में थायराइड के केसेस बस निकल के आते हैं, हार्ट प्रॉब्लम के केस निकल के आते हैं, तो एंडेमिक है। लेकिन यदि मान लीजिए कि लास्ट टाइम मे बी 1 और 2 ईयर बैक है, जो पौंडुचेरी में, साउथ इंडिया का जो पौंडुचेरी जो यहाँ पर क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पर कोलेरा फैल गया था, तो वो किस में जाएगा? वो जाएगा आपका एपिडेमिक में। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एपिडेमिक डिसीज। तो इनमें से एपिडेमिक डिसीज कौन सी हैं? कोलेरा, ग्वार्टर, अस्थमा या फिर COPD। तो जस्ट मैंने अभी इसका एग्जाम्पल दिया आपको। एपिडेमिक, एपिडेमिक मतलब कि किसी पर्टिकुलर स्टेट इसके उसमें आ जाए। एंडेमिक मतलब कोई एक छोटी सी कम्युनिटी हो या कोई एक टाउन बस हो। पेंडेमिक मतलब लार्ज वे पे हो जाए, जैसे इंडिया में। तो ग्वार्टर, COPD, अस्थमा, ये क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, और होंगी भी तो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में होंगी, क्योंकि फैलेंगी नहीं। अब है कोलेरा और हैजा, तो ये किस में आएगा? ये आता है एपिडेमिक में। किस में आएगा? एपिडेमिक में। और इसका यदि ड्रग ऑफ चॉइस पूछे तो वो होती है आपकी टेट्रासाइक्लिन। इसको प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर भी दिया जाता है। यदि टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन है जो एज अ प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर भी दी जाने लगती है, यदि किसी एरिया में कोलेरा है जो फैलना स्टार्ट हो जाए तो। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेंडेमिक डिसीज। अब देखिए यहाँ पर महामारी का उदाहरण क्या है? ना तो ग्वार्टर है, ना कोलेरा है, ना अस्थमा है, होगा स्वाइन फ्लू। क्या होगा? स्वाइन फ्लू को कंसीडर किया जाएगा पेंडेमिक में। कोरोना हो गया, प्लेग हो गया, क्या हो गया? जो भी एयरबॉर्न डिसीज है स्पेशली, या फिर जो इन्फेक्शियस डिसीज, वही पेंडेमिक बनने का काम करती हैं। यहाँ पर आपका कोविड-19 हो सकता है, प्लेग हो सकता है, ठीक है, ये सब क्या हो सकते हैं? महामारी हो सकते हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, स्वाइन फ्लू इज कॉज्ड बाय। तो स्वाइन फ्लू वायरस के थ्रू ही होता है, लेकिन किस वायरस के थ्रू होगा? H5N1, HIV, H1N1 या फिर H1N1 बैक्टीरिया। तो सबसे पहली चीज़, स्वाइन फ्लू होता किससे है? वायरस से होगा। किससे होगा? वायरस से होगा। अब यहाँ पर यदि वायरस की बात की जा रही है तो आपका HIV भी नहीं होगा, ना बैक्टीरिया वाला होगा। अब आपका A और C, तो H5N1 क्या है? H5N1 रिस्पॉन्सिबल होता है बर्ड फ्लू के लिए। किसके लिए? बर्ड फ्लू या फिर एवियन फ्लू। बर्ड फ्लू या फिर एवियन फ्लू के लिए यदि हम रिस्पॉन्सिबल माने, कौन हो सकता है? H5N1। H1N1 हो सकता है किसके लिए? स्वाइन फ्लू के लिए। किसके लिए? स्वाइन फ्लू के लिए। H1N1 है जो स्वाइन फ्लू के लिए हो सकता है, लेकिन बर्ड फ्लू होता है H5N1 से। इसको हम एवियन फ्लू के नाम से भी जानते हैं। H1N1 वायरस स्वाइन फ्लू के लिए। ड्रग ऑफ चॉइस की बात हम करें, एग्जाम में आती है, तो क्या है वो? ओसेल्टामिर। क्या है? ओसेल्टामिर है जो, और यहाँ पर मार्केट में जनरली ये आपको टेमी फ्लू के नाम से अवेलेबल होती है। तो ये क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस है स्वाइन फ्लू के लिए।
नेक्स्ट वन, गोइटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो गोइटर किसका एग्जाम्पल है? एंडेमिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक या स्पोरेडिक। हमने जस्ट अभी इतने पढ़े हैं एंडेमिक, एपिडेमिक, कि किसी एक पर्टिकुलर छोटी सी जगह में कोई बीमारी फैले तो वो एंडेमिक है, किसी एक स्टेट को कवर कर जाए वो बीमारी, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट को या 2 स्टेट को, तो वो एपिडेमिक है। यदि पूरे इंडिया में फैल जाए तो वो क्या है? पेंडेमिक है, वर्ल्ड वाइड फैल जाए। तो यहाँ पर जो गोइटर है वो क्या होगा आपका? वो होगा आपका एंडेमिक में आएगा। क्या होगा? एंडेमिक में आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड NRHM इन द ईयर, भारत सरकार ने किस साल राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की? 2015 में, 2010 में, सन 2000 या फिर 2005 में? तो NRHM की शुरुआत की थी भारत सरकार ने 2005 में। अब NHM के रिगार्डिंग है जो, NHM के रिगार्डिंग है जो एक आपको क्वेश्चन आता है, क्या है? NHM के रिगार्डिंग है जो एक क्वेश्चन आता है आपको कि रिसेंट में कुछ समय पहले है जो नेशनल हेल्थ मिशन का, आपको याद रखना है, आ सकता है मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। NHM का अदर नेम है जो, यदि आपको पूछे, जैसे सब सेंटर को हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के नाम से जानते हैं, ऐसे ही PM मोस्टली है जो आपको NHM के बारे में पता है, लेकिन यहाँ पर जो नाम बदल के लाया गया था वो क्या रखा गया था? प्रधानमंत्री समग्र स्वास्थ्य मिशन। NHM का, नेशनल हेल्थ मिशन का ये दूसरा नाम याद रखें आप। PSM है जो क्या है? प्रधानमंत्री समग्र स्वास्थ्य मिशन। ये आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आई थिंक 2023 में है जो इसका नाम बदलने की कोशिश की गई थी। यदि NRHM की बात करें हम, तो NRHM कब आया था? 12 अप्रैल 2005 में। क्लियर? नेक्स्ट वन इज ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ वर्क सेट। तो यहाँ पे आपको मैं ANM के लिए ही ये क्लास ले रही हूँ। तो एज अ ANM आप कहाँ काम करेंगे? स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल, मंडल लेवल या फिर गांव लेवल पर। तो सबको पता है ANM की जो जॉब होती है, या तो उनको सब सेंटर में अपॉइंट किया जाता है, ना तो डिस्ट्रिक्ट में जाएंगी, ना टर्सरी हॉस्पिटल में जाएंगी, ना स्टेट में जाएंगी। कहाँ पे जाएंगी? विलेज लेवल में। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट इज गाइडेड एंड ट्रेंड ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर बाय। तो जो आशा वर्कर हैं उनके लिए हेल्थ के रिगार्डिंग जो ट्रेनिंग और जो अदर चीज़ें बताने का काम है वो कौन करेगा? मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ या फिर आंगनवाड़ी वर्कर। तो जो एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट है 1000 जनता के बीच में एक अपॉइंट की जाती है। तो यहाँ पर उनको जो हेल्थ के रिगार्डिंग चीज़ें बताई जानी है सभी उसकी ट्रेनिंग देने का काम आप करेंगे एज अ ANM। क्या है? एज अ ANM, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ है जो ये काम करेंगी। नेक्स्ट वन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in the year 2015 has launched the मिशन इंद्रधनुष फॉर। तो जो मिशन इंद्रधनुष है वो भारत सरकार ने लॉन्च किया था। क्या है? मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार ने लॉन्च किया था। एक्चुअल में इसकी जो डेट थी वो 2014 है। क्या है? इसकी जो डेट थी वो क्या थी? 25 दिसंबर 2014 में मिशन इंद्रधनुष लाया गया था। तो इस मिशन इंद्रधनुष के तहत है जो किस चीज़ के लिए लाया गया था? प्रिवेंशन ऑफ पोलियो के लिए, या फिर HIV अवेयरनेस के लिए, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, या फिर TB अवेयरनेस प्रोग्राम है। तो जो JP नड्डा के द्वारा उस टाइम पर, जो JP नड्डा क्या थे? हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे, बट नाउअडेज कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन है जो अभी रिसेंट में हमारे क्या है? यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम के तहत, मिशन इंद्रधनुष के तहत 2 साल तक के सभी बच्चों को जो वैक्सीन है वो यहाँ पे देने के लिए प्रोग्राम लाया गया था। और इसकी जो स्टार्टिंग में तो इसमें है जनरली 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेज इंक्लूड की गई थी। TB, डिप्थीरिया, टिटनस,
हेपेटाइटिस बी, पर्ट्यूसिस, पोलियो एंड मीजल्स को यहाँ पर ऐड किया गया था। देन अगेन मिशन इंद्रधनुष 2.0 को कंसीडर किया गया और ज़्यादा इसको कवरेज देने के लिए कहा गया। नेक्स्ट वन, विच सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर फर्स्ट टारगेटेड बाय HIV। तो मानव शरीर की कौन सी कोशिकाओं को सबसे पहले, तो ये यहाँ पे आपको ऑलरेडी शो हो रहा है, तो टी सेल्स, क्या है, टी सेल्स। अब CD4 टी सेल काउंट बिलो 200 जाए, ये एग्जाम में आपको आता है। CD4 जो टी सेल्स हैं बिलो 200 चला जाए, मतलब यहाँ पर जो काउंटिंग यदि इनकी 200 से कम हो जाए मतलब HIV पॉजिटिव है, आप कन्फर्म्ड है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट टारगेटेड सेल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, वो होती हैं टी सेल्स। नेक्स्ट वन इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन विच हैज हाईएस्ट चांस ऑफ इन्फेक्टिंग द HIV टू द पेशेंट इज। तो संचरण की मोड ऑफ ट्रांसमिशन हाईएस्ट चांस किस में होंगे HIV इन्फेक्शन के, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, शेयरिंग ऑफ निडल्स से, सलाइवा मतलब आपकी लार हो गया, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट चांस किसके होंगे कि HIV है, जो सबसे हाई रिस्क किसके थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में सीमेन और वेजाइनल फ्लूइड के थ्रू होगा, या निडल शेयरिंग से, या फिर लार से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, हो सभी से सकता है। इनमें से 4 ऑप्शन हैं, इन चारों के थ्रू ही HIV ट्रांसमिट हो सकता है। बट यहाँ पर हाईएस्ट की बात की जा रही है, तो हाईएस्ट रिस्क रहेगा किससे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट ही जो आपके लिए क्या होगा, HIV वायरस जो आपके ब्लड में फ्लो हो रहा है एक से दूसरे में बहुत ईजीली है जो ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेक्स्ट वन, which of the following vaccination is routinely given to the nursing and other medical professional before they enter the hospital practice। तो कौन सा टीकाकरण है, यहाँ पर वैक्सीनेशन है, नियमित नर्सिंग और अन्य जो मेडिकल से रिलेट करते हुए लोग हैं अपनी प्रैक्टिस पे जाते हैं उसके पहले उनको दिया जाता है। पोलियो, HIV, हेपेटाइटिस बी या फिर DPT। तो जो वैक्सीन है कंपलसरी कर दिया गया है कि आपको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है जो लगे हुए रहना चाहिए यदि आप हॉस्पिटल प्रैक्टिस में जाते हैं तो, क्योंकि हेपेटाइटिस बी है जो कॉमनली निडल प्रिक इंजरी से हेल्थ केयर प्रोफेशनल को होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यदि आप वैक्सीनेटेड रहेंगे तो आप है जो कम रिस्क में आ जाएंगे। तो यदि इनकेस किसी को निडल प्रिक हो जाती है, आप हेपेटाइटिस बी का टीका नहीं लगवाए हुए हैं, तो आपको जहाँ पर भी निडल प्रिक हुई है उस एरिया को साबुन से बहुत वॉश कीजिए, विदिन 72 घंटों के अंदर है जो वैक्सीन भी लगवा लीजिए। लेकिन कंपलसरी हो जाए तो ज़्यादा बेटर है कि आप जिस भी हॉस्पिटल में काम करते हैं या आप मेडिकल फील्ड से रिलेट करते हैं और आप हॉस्पिटल में काम करने जाते हैं तो आपको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगा हुआ हो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आई होप सो कि आपको आज की क्लास अच्छी लगे क्योंकि ANM के ही क्वेश्चन है यहाँ पर, और इसी तरीके से जो ANM की बुक है उसमें आपको ये क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। सिफिलिस इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स। और एक और चीज़ की जो इवन जनवरी 2025 तक भी जो ANM के पेपर हुए थे वो भी इस बुक में ऐड किए गए, दिसंबर 2024 तक के क्वेश्चन भी इस बुक में मैंने ऐड किए थे। सिफिलिस इज कॉज्ड बाय, तो सिफिलिस किसके द्वारा होता है, डिसीरिया, गोनोरिया, ट्रिप्नोमा पैलिडियम, इकोला या फिर साल्मोनेला। तो साल्मोनेला के थ्रू टाइफाइड होने का चांस है, साल्मोनेला टाइफाइड के लिए है, ट्रिप्नोमा पैलिडियम गोनोरिया, निसीरिया एंड गोनोरिया के लिए जो एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, ट्रिप्नोमा पैलिडियम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सिफिलिस के लिए। किसके लिए, सिफिलिस के लिए। सिफिलिस का जो कंफर्म करने का टेस्ट होता है वो होता है VDRL टेस्ट। क्या है, VDRL टेस्ट। नेक्स्ट वन इज विडाल टेस्ट इज डन इन द डायग्नोसिस ऑफ। सबको पता है कि विडाल टेस्ट है जो किसको डायग्नोस करने के लिए किया जाता है, रूमेटिक फीवर, हे फीवर, एंट्रिक फीवर है डेंगू फीवर के लिए। तो विडाल टेस्ट का यूज़ किया जाता है एंट्रिक फीवर और टाइफाइड के लिए। यहाँ पर टाइफाइड या फिर विडाल टेस्ट, टाइफाइड या फिर एंट्रिक फीवर जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करेगा, तो यहाँ पर इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, विडाल टेस्ट। नेक्स्ट वन,
अ पेशेंट विद डेंगू फीवर शुड बी गिवन विथ एडिक्वेट। तो यदि मरीज को डेंगू हुआ है, यदि पेशेंट को डेंगू हुआ है तो क्या दिया जाना चाहिए? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, टी सेल्स या फिर प्लेटलेट्स। तो डेंगू वाले पेशेंट में प्लेटलेट्स काउंट है जो बहुत फास्ट तरीके से घटता है और कभी कभी प्लेटलेट्स जो ट्रांसफ्यूज करने की ज़रूरत भी पड़ जाती है। तो यहाँ पर क्या दिया जाता है? प्लेटलेट्स। क्या है? प्लेटलेट्स। डेंगू फीवर वाले में जब चेक किया जाता है तो उनकी हर दिन है जो प्लेटलेट्स के लिए ब्लड है जो निकाला जाएगा, चेक किया जाएगा प्लेटलेट्स काउंट बढ़ रहा है ट्रीटमेंट से या नहीं, कि इनको अलग से प्लेटलेट सेल ट्रांसफ्यूज करने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट इन्वेंटेड द वैक्सीनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। किस वैज्ञानिक ने टीकाकरण का पहली बार आविष्कार किया? एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुइस पास्चर या फिर रॉबर्ट हुक ने। तो सबको पता होना चाहिए वैक्सीनेशन की पहली डिस्कवरी की थी एडवर्ड जेनर ने। किसने? एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डीपीटी वैक्सीनेशन द लेटर्स पी स्टैंड फॉर। तो जो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, ये देखिए मैंने ही आपको बता दिया कि डीपीटी में डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस रहेगा। पी का मतलब यहाँ पर क्या होगा आपका? पर्ट्यूसिस। क्या होगा? पर्ट्यूसिस या फिर वूफिंग कफ या फिर 100 डेज कफ, ये इसके नाम है। क्या है? नाम है बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस नाम के बैक्टीरिया से होगा और ये जनरली लेस देन 2 ईयर्स तक के बच्चों को क्या करेगा? अफेक्ट करता है। यहाँ पे इसके साइन है, सॉरी यहाँ पर इसकी क्या है? खासियत है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चे को होने के चांसेस रहते हैं। एक और चीज़, जिन बच्चों को फिट्स या फिर कन्वल्जन्स या कुछ न्यूरोलॉजिकल समस्या है उनमें पर्ट्यूसिस क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखी जाती है। याद रखिए डीपीटी का जो पर्ट्यूसिस कंटेंट है, जिन भी बच्चों को कन्वल्जन्स की शिकायत है उनके लिए ये वैक्सीन नहीं दी जाती है क्योंकि ये और ज़्यादा रिस्क है जो कॉज कर सकती है। एक क्वेश्चन आपके लिए आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो आगे के क्वेश्चन है हम एएनएम वाले नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बीसीजी वैक्सीनेशन इज गिवन फॉर। तो बीसीजी का टीकाकरण किसके लिए दिया जाता है? कोलेरा, लेप्रोसी, टाइफाइड या फिर ट्यूबरक्लोसिस के लिए। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बीसीजी का मैं बता दूं कि ये दिया जाता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। यदि जन्म के समय नहीं दे पाए तो 1 साल की उम्र तक बच्चे को दे सकते हैं और इसका जो ड्यूरेशन है एटलीस्ट 20 ईयर तक बच्चे को प्रिवेंट करके रखता है टीबी होने से। प्रिवेंट करने की बात की जा रही है, कन्फर्म हम नहीं कह सकते हैं, बट जो एज पर रिसर्च है यही दिखाया गया है कि 15 से 20 साल तक के लिए प्रोटेक्शन का काम करेगा। और यदि हम बात करें तो लेफ्ट अपर आर्म में इंट्राडर्मल रूट से टीका दिया जाता है। अब आप बताएंगे कि किस डिसीज़ के लिए दिया जाता है। तो आई होप सो कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। कोई भी डाउट वगैरह रह जाए तो आप बेझिझक होकर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। और जो भी लोग बुक ऑर्डर करना चाहते हैं, जैसा मैंने आप सभी को प्राइसेस बता दी हैं कि आपको डायरेक्ट यदि ऑर्डर करते हैं तो प्राइसेस इतनी कम पड़ेंगी। आप ऑर्डर करना चाहें तो बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू।